क्या होता है एमएसएमई के डार्क साइड्स? क्योंकि एमएसएमई हमेशा एमएसएमई ही रहता है, उसमें से कुछ ही परसेंटेज बहुत थोड़े उससे बाहर निकल के एक थोड़ा बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। तो सपोज करिए कोई बिजनेस आज के दिन में 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, वो सोचता है कि जब मैं 20 करोड़ पहुंचूंगा तब मैं ये चीज इंप्लीमेंट करूंगा, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है। वो ये नहीं समझते कि व्हाट गॉट मी हियर वोंट गेट मी देयर। जो चीज मेरे को आज 10 करोड़ तक लाई है वही चीज मेरे को 20 करोड़ तक नहीं ले जा पाएगी। आप बोलते हो कि सिस्टम पे चलता है हमारा पूरा बिजनेस, ऐसा क्या सिस्टम क्रैक किया जो हर फाउंडर अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? सर, रहे हम फैब्रिक के होलसेलर, तो अब जब सिस्टम लगाया ना, सबसे पहले मेरे को अपने कस्टमर को समझना पड़ा। कस्टमर कौन से रोनल जी, एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर को मेंटरशिप की कितनी जरूरत होती है? एक फाउंडर होने के नाते क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो हर महीने, हर साल नए टेक्नोलॉजी से, नए आइडियाज से? तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मेंटरशिप बहुत जरूरी है। इस बिजनेस के अंदर ऐसा माना जाता है कि मतलब नेटवर्किंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्किल्स। जब तक मेरे को कोई पहचानेगा नहीं तब तक वो मेरे से काम नहीं करेगा। विद इन द 7 seconds ऑफ व्हेन यू सी अ पर्सन, यू मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू वर्क विथ हिम और नॉट। रौनक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर सर। थैंक यू। क्या हाल है सर आपके? बहुत बढ़िया। बैंगलोर आके तो और अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है सर। एक पॉडकास्ट की शुरुआत करने से पहले कुछ चंद शब्द याद आ रहे हैं मुझे आपको देख के कि सफल होने के लिए जेब में नोट हो ना हो पर दिल में आंधी जरूर होनी चाहिए, उससे आप सफल बन सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सर। थोड़ी सी जर्नी की शुरुआत करेंगे सर आपकी, मतलब थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं कि कहाँ से बिलोंग करते हो आप और अभी क्या कर रहे हो। तो बेसिकली मैं बॉर्न एंड बॉटअप कोलकाता में हुआ हूँ, पर मेरी मदर टंग गुजराती है। तो मैं मेरा बीकॉम तक मेरा एजुकेशन भी कोलकाता में रहा है। मैंने बीकॉम किया सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता से। उसके बाद काफ़ी कंफ्यूज था कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी करूं या एमबीए करूं। चार्टर्ड अकाउंटेंसी बीच में छोड़ के एमबीए करने का प्लान किया। तब मैं उसके बाद पढ़ने मणिपाल गया। कहाँ पर ये? मणिपाल गया, कर्नाटक और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ पे टीएफआई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मैंने अपना एमबीए किया और वहाँ से मेरे को जॉब लगी माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में। तो मैं 1.5 साल मैंने हैदराबाद में जॉब किया और उसके बाद मेरा घर पे फैमिली बिजनेस था, तो वहाँ जाके अब अभी फ़िलहाल फैमिली बिजनेस को ही एक्सपेंड कर रहा है। क्या कंपनी का क्या नाम है सर? विमानी होजरी। यस। ये आपके फादर ने स्टार्ट किया है? नहीं सर, ये कंपनी हमारे फादर ने स्टार्ट नहीं करी है। वो कंपनी थी पूजा होजरी 2004 में। तो अभी 3 साल पहले हमने भिमानी होजरी प्राइवेट लिमिटेड का ऑपरेशन शुरू किया इस कंपनी के नाम पे, ताकि हम एक डिफरेंट मार्केट केटर कर पाए। तो क्या करते हो एग्जैक्टली इसके अंदर आप लोग? पहले जब प्री कोविड का ज़माना जो था, वो तब इंसान क्वालिटी मांगता था, खाली क्वालिटी के पीछे पागल था इंसान फैब्रिक के मामले में। पोस्ट कोविड एक ऐसी मार्केट भी हो गई है जहाँ पे स्पेंडिंग पावर होने के बावजूद इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया है कि पॉकेट साइज इंसान की छोटी हो गई है। तो अब थोड़े रीजनेबल फैब्रिक्स भी बहुत ज़्यादा बिकते हैं। तो वो ब्रांड में ये फैब्रिक बेचने से वो ब्रांड की इमेज में थोड़ा सा डेंट आ सकता था। तो इसलिए हमने यहाँ पे कुछ रीजनेबल फैब्रिक्स, इकोनॉमी फैब्रिक्स बेचना शुरू किया है इस ब्रांड नेम के अंदर। राइट, बट रोनक जी आपने बोला पॉकेट कम हो गई है, बट या तो हम 4 कितना ट्रिलियन इकोनॉमी बन गए हैं, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी। बिल्कुल, ये $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी अपनी ज़रूर बनी है, लेकिन जैसे इंसान की इनकम बढ़ी है उसी सेम वे में इंसान का खर्चा भी बढ़ा है। तो इसीलिए, और इंडिया इज़ अ मास मार्केट, मोर क्लास मार्केट में काफ़ी कम ब्रांड सक्सेसफुल है। मास मार्केट में अब देखो पूरा एक अलग समंदर है। तो ये मास मार्केट को केटर करने के लिए ही हमने ये शुरू किया है। तो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है? नहीं करना पड़ता है, ये एक मिथ है कि रीजनेबल प्रोडक्ट बनाने के लिए क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। क्योंकि इसके लिए सबसे बड़ा जो हमने स्टेप ये लिया कि हम बॉटम, एकदम रॉक बॉटम में जाके पहले जो कपड़ा खरीदते थे, अब वो कपड़ा हम धागे से लेके, धागा खरीद के खुद सारा प्रोसेस जॉब वर्क पे अंडर को करवा के बिना अपनी फैक्ट्री हुए भी वो मैन्युफैक्चर करवाते हैं, जिसमें थोड़ी सी इंक्रीमेंटल कॉस्ट आती है एज कम्पेयर टू एनी फैक्ट्री विच इज़ मेकिंग दैट, पर क्वालिटी अपने हिसाब से जैसी चाहिए बैठ जाती है। मतलब आपने मतलब यही क्या सोचा कि आपको फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए? क्योंकि सब लोग ये सोचते हैं कि ठीक है फैमिली बिजनेस में अगर जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि हमने अच्छा पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया, खुद से कुछ नहीं किया। मेरे को ये लगता है कि जब कोई भी आदमी का लाइफ में कोई पर्पस हो तो उसको फॉलो करना चाहिए। आज हमारे फैमिली में इतने इमोशंस के साथ ये बिजनेस बनाया गया है और उसको
ग्रो करने का स्कोप मुझे इसलिए दिख रहा था क्योंकि जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उस समय पे मेरे पास काफ़ी समय ऐसा रहता था जब मैं फ्री रहा करता था, क्योंकि मैं इनडिसाइसिव था कि क्या पढूं। उस दौरान मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करके उस टाइम पे छोटे मोटे काम में मदद करने उनके साथ ऑफिस जाया करता था। तब मैंने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लिया कि काम होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। तो इसके बाद ये देखने के बाद मेरे को लगा कि जो एफर्ट मैं आज एक लिस्टेड कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर को डायरेक्ट रिपोर्ट करता था जॉब में विद इन द फर्स्ट 4 वीक्स ऑफ ज्वाइनिंग, तो मैं ये समझ गया कि मेरे में वो स्किल सेट तो ज़रूर है। तो फिर भी मेरे को एक्सपीरियंस चाहिए था बोल के मैंने 1 डेढ़ साल वहाँ पे नौकरी करी और उसके बाद मैं फैमिली बिजनेस में चला गया। और आप क्या देखते हो जैसे पारंपरिक जो बिजनेस ऑलरेडी जो चल रहे हैं, तो लोगों में क्या मिथ है कि मतलब ये बिजनेस ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या सोचते हैं लोग पारंपरिक बिजनेस को लेके, लेगेसी बिजनेस को लेके? लेगेसी बिजनेस मेरे को इस मामले में दो चीज़, बच्चे दो प्रकार के होते हैं जो बिजनेस ज्वाइन करते हैं, प्राइमरीली दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं पैम्पर्ड, देयर इज अ पैम्पर्ड चाइल्ड एंड देयर इज अ पेरेंटेड चाइल्ड। अब अगर मैं पैम्पर्ड चाइल्ड होता जिसको कभी स्ट्रगल करने का मौका ही नहीं दिया जाता, खुला छोड़ा ही नहीं जाता, हर जगह प्रोटेक्ट करके रखा जाता, तो आज के दिन कोई भी ऐसा बंदा हो वो धंधा नहीं समझ पाता है। और वही अगर वेल पेरेंटेड चाइल्ड है जिसको एक ऐसे सिमुलेटेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है ताकि वो कुछ सीखे, तो हमें एक वैसा एनवायरनमेंट बना के दिया गया कि यू हैव टू फाइट फॉर समथिंग टू गेट दैट। तो उसी जर्नी के कारण आज हम फैमिली बिजनेस में आए हैं। सो ये ऐसा नहीं है कि मेरे पापा का बिजनेस है तो मेरे को आना है। और ट्रेडिशनल बिजनेसेस में क्या है कि अभी अभी हो रहा है, माइंडसेट पूरा शिफ्ट हो जा रहा है, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन जब चेंज आ रही है, पहले बहुत ही कंजर्वेटिव वे में बिजनेस होता था, जो तरीके से मेरे पापा ने किया आज के दिन वो शिफ्ट करना भी जरूरी है, वरना सस्टेन करना डिफिकल्ट है। क्या लगता है क्या बदलाव आ गए हैं अभी, मतलब पहले के बिजनेस में और अभी के बिजनेस में करने के तरीके में क्या बदलाव है? पहले के बिजनेस करने के तरीके में ये था कि पहले के बिजनेस में ज्योग्राफीज लिमिटेड होती थी, बिकॉज इंटरनेट उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं था। तो मेरे को जो बंदा जानता है वो इन एंड अराउंड ही होता था। आज के दिन में इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के कारण बहुत प्लेटफॉर्म्स है, जैसे इंडिया मार्ट हो गया, गूगल हो गया, अब इंस्टाग्राम यूट्यूब भी ले लीजिए, उसके कारण आज के दिन हमें ऑल ओवर इंडिया लोग जानने लगे। ये सब प्लेटफॉर्म्स की जो नॉलेज है वो हमारे पिताजी को नहीं थी। हाउ टू यूज़ देम पता है, सब कुछ ये होता है, इसको यूज़ करने की नॉलेज नहीं थी। हमने वही सब चीज़ सीखी, इम्प्लीमेंट करी, तो ये बहुत बड़ा चेंज आया। नंबर 2, काफ़ी कुछ काम मैनुअली करने का आदत रहता है कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज मैंने ये काम किया, तो डेलीगेशन थोड़ा सा अपने ऊपर वाला जनरेशन में कम रहता है। जबकि हम लोग ने ये ऐसी सिस्टम्स बनाई, ऐसा सेटअप किया कि हम डेलीगेट कर पाए काम टीम को, और हम ओवरलुक करेंगे, टीम काम करेगी, तभी जाके स्केल अप करना पॉसिबल रहता है। बट क्या आपको कभी लगा नहीं कि जैसे मान लो एक छोटा जब बिजनेस करते हो तो प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा अच्छे होते हैं, तो घर में थोड़ा पैसा ज़्यादा बनता है, और जितना ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलने लगा है उससे मार्जिन बहुत श्रिंक हो गए हैं, और आपको बस नया पैसा बनाने की होड़ में एक रेस लग गई है? क्या ऐसा है या नहीं है? ये बिजनेस टू बिजनेस, माइंडसेट टू माइंडसेट डिपेंड करता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कोई भी बिजनेस हो, चाहे छोटा हो, एक कल ही शुरू किया हुआ एक छोटा सा बिजनेस हो, या लेगेसी बिजनेस हो जैसे टाटा या अंबानी, कोई भी बिजनेस के दो ही मेन फैक्टर होते हैं जिस पे बिजनेस टिका हुआ रहता है। इसको हम बिजनेस का ऑक्सीजन बोल सकते हैं। एक है कैश फ्लो, एक है प्रॉफिट। और बीइंग फ्रॉम अ बीकॉम बैकग्राउंड में नंबर्स में काफ़ी बिलीव करता हूँ। तो जब भी आज के दिन में बिजनेस बड़ा करने के चक्कर में हमारा सबसे बड़ा, हमने एक कॉमन पॉइंट पे अग्री किया है, जिसमें मेरा भाई, मेरे पापा, मेरे चाचा, सब ने अग्री किया है कि बिजनेस बड़े करने के चक्कर में हमें मार्जिन्स फोरगो नहीं करनी है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वही मार्जिन हमारा कुशन है कि कल अगर कुछ ऐसा सर्कमस्टेंस आए जैसे लॉकडाउन या ऐसा कोई भी सर्कमस्टेंस आ जाए, तो वो मार्जिन ही हमें बचा के रखने वाला, सस्टेनेबिलिटी वहीं से बनेगी। तो मतलब आप प्रॉफिट मार्जिन पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे? नहीं सर, हम अगर मैं कुछ देखता हूँ, अगर एक बिजनेस का एक प्राइमरी गोल मेरे हिसाब से है, एक बिजनेसमैन का प्राइमरी गोल मेरे हिसाब से एक ही है, टू मेक श्योर प्रॉफिट इंक्रीजेस ईयर ऑन ईयर। तो यहाँ पे हम नए स्टार्टअप की और आपके स्टार्टअप की बात कर लेते हैं। मान लो जैसे एक ग्लैमर स्टार्टअप है जिसमें बहुत वीसी फंडिंग और सब उसको बहुत सॉलिड दिख रहा है, और एक आपका स्टार्टअप है, तो कौन सा बेहतर होता है आपके नज़र में? सर, इसमें दोनों अपनी जगह सही है। एक वेंचर बेस्ड स्टार्टअप और हमारे जैसे स्टार्टअप जिसमें कैपिटल हमारे खुद के फैमिली का ही कैपिटल लगा हुआ है, उसमें
एक वेंचर बेस्ड स्टार्टअप में फंडिंग आती है बाहर के वेंचर कैपिटलिस्ट से, एंजल इन्वेस्टर्स से। तो बेसिकली आपका खुद का, यू आर नॉट नी डीप डाउन इनसाइड वाटर, आप खुद उतने, आपने आपका पैसा लगा हुआ है जितना उससे ज्यादा दूसरे का पैसा लगा हुआ है, तो वो फ्रीडम रहती है कि पैसा, इंसान वो पैसे को बर्न करे। और हमारे जैसे जो नॉन ग्लैमरस बिहाइंड द सीन्स वाले जो एमएसएमईज हैं, ट्रेडिशनल बिजनेसेस है, इसमें यह है कि पैसा खुद का लगा हुआ है, तो डिसीजन चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसका इम्प्लीकेशन तो फिनेंशियल होना ही है। तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये डिसीजन लेना पड़ता है। और क्योंकि ये खुद का कैपिटल है, तो खुद प्रिजर्व करने का जो थॉट है वो माइंड में 24/7 रहता है। मतलब क्या लगता है आपको कि जैसे जितने भी अभी एमएसएमईज है उनका क्या डार्क साइड ट्रुथ है, क्या होता है एमएसएमई के डार्क साइड्स, मतलब एमएसएमई चलता कैसे है? क्योंकि एमएसएमई हमेशा एमएसएमई रहता है, उसमें से कुछ ही परसेंटेज बहुत थोड़े उससे बाहर निकल के एक थोड़ा बड़ा बिजनेस बना लेते हैं। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि एमएसएमईज जो है, हर एक बिजनेस ओनर का ये पर्सपेक्टिव है कि जब सपोज करिए कोई बिजनेस आज के दिन में 10 करोड़ का टर्नओवर कर रहा है, वो सोचता है कि जब मैं 20 करोड़ पहुंचूंगा तब मैं ये चीज इंप्लीमेंट करूंगा। ये एमएसएमई की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि कैपिटल लिमिटेड है, पैसा घर का है या तो डेट है, तो इस चक्कर में वो ये नहीं समझते कि व्हाट गॉट मी हियर वोंट गेट मी देयर। जो चीज मेरे को आज 10 करोड़ तक लाई है वही चीज मेरे को 20 करोड़ तक नहीं ले जा पाएगी। और अगर मेरे को 10 बंदे रखने हैं सेल्स के आज 20 करोड़ में पहुंचने के लिए, 20 करोड़ पहुंच के मैं करूंगा तब शायद मैं 20 करोड़ पहुंच ही ना पाऊं। तो ये एक डर रहता है एमएसएमई में कि अगर हम स्केल अप करने का जो एक्सपेंडिचर है वो डाले या ना डाले, वो स्केल अप करने के लिए वो इन्वेस्ट करे या ना करे। क्योंकि इन्वेस्ट करने के लिए एमएसएमई बेसिकली क्या होता है, ट्रेडिंग फर्म होती है, या तो मैन्युफैक्चरर है, या कोई होलसेलर है, या तो कोई सर्विस वाले है। तो अभी लिमिटेड कैपिटल है, कितनी जगह लगाएंगे। और उसी तरफ जैसे हमने बात करी स्टार्टअप्स की, उनके पास एक बार में जब फंडिंग के राउंड्स शुरू होते हैं, एक के बाद एक उनके बैंक में पैसा आ जाता है। तो उनके पास अगर बिना रेवेन्यू के भी उनको टीम अपनी 100 जनों की टीम बना लेनी है विद फ्यूचर प्रोजेक्शन, वो कर सकते हैं, लेकिन हमें जवाब देना पड़ता है। मतलब ना जैसे आप द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर आए हो सर, एंड मेरे को नहीं लगता कि इंडिया में कोई भी फाउंडर होगा जो द फाउंडर्स ड्रीम को नहीं जानता होगा। मतलब मेरे को नहीं लगता कि अगर 13 करोड़ व्यापारी तो 13 करोड़ लोग ही द फाउंडर्स ड्रीम को जानते हैं, क्योंकि हम जो आप काम कर रहे हो उसके पीछे के चेहरे को हम सामने लेके आ रहे हैं। अब बहुत सारे एस्पायरिंग फाउंडर्स हैं जो हमको देख रहे हैं आज, और अभी उसमें ये उतने सारे फाउंडर ये भी होंगे जो फैमिली ओन बिजनेस करने का सोच रहे होंगे, नहीं सोच रहे होंगे। अब आपने जब ज्वाइन किया तब उनका एक माइंडसेट अलग था और आपका एक माइंडसेट अलग था, तो वो भी एक ऐसे डिलेमा में होंगे कि यार हमारे पेरेंट्स को हम समझाएं कैसे कि इसको नए बिजनेस में ट्रांसफॉर्म करना है। तो आपने अपने घर वालों को कैसे समझाया ताकि एक पर्सपेक्टिव सामने आ सके, और जितने एस्पायरिंग फाउंडर है वो भी अपने घर वालों से बात करके जो उनका थॉट प्रोसेस से मैच कर सके? तो ये जर्नी काफ़ी जितना इजी लग सकती है उतनी रहती नहीं है, क्योंकि इसमें आपको समझाना है उस आदमी को जिसको आप दुनिया में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो, और जिसको आप दुनिया में सबसे ज़्यादा एडमायर करते हो, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जैसे अपने पिताजी हो गए, अपने चाचा हो गए, अपना भाई हो गया। और एक फैमिली बिजनेस सिर्फ बिजनेस करने वाले के ऊपर ये नहीं रहता है, वो पूरे फैमिली पे इम्पैक्ट आता है उसका। ये जो समझाना होता है ना, उसमें ऐसा है कि सबसे पहले मैं जब आया, मैं अपनी कहानी बताता हूँ, मैं जब हैदराबाद से जॉब छोड़ के आया, मेरी सैलरी अच्छी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने मेरे को एक दिन ये मैंने सोचा कि यार मैं पैसे कमा के घर भेजना और घर में ही रह के उन सबके साथ रह के पैसा कमा के वही फैमिली के साथ एंजॉय करना, मेरे पास दोनों ऑप्शन है, तो मैं क्यों ना सेकंड चुनूं। तो जब आया तब मैं बोलता था, पापा ये ऐसे क्यों करते हो, इसको आप ऐसे करो, ये चीज़ आप कंप्यूटर में क्यों नहीं करते हो, आप ये चीज़ को डिजिटाइज करो, आप ही सब फ़ोन कॉल्स क्यों हैंडल करते हो, आप कोई बंदे को डेलीगेट करो। उनका ये कहना था कि बेटा 20 साल से ऐसे ही किया है मैंने और यही सही है। तब बहुत ही ज़्यादा डिबेट हो जाता था, बट हमने एक ये माइंडसेट चुना कि वी शुड हैव डिस्कशंस ओवर डिबेट्स। तो बहुत ही मैंने बुक्स पढ़ी हैं काफ़ी, जैसे हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। वहाँ बहुत अच्छे से समझाया गया है कि किसी को समझाने के लिए व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू डू। मैंने बहुत पहले मेरे इनिशियली 2-3 महीने रिलेशंस थोड़े से डिग्रेड होते हैं,
सुबह साथ में ऑफिस जाते हैं, शाम को साथ में आते हैं, दोपहर को साथ में खाना खाते हो, रात को साथ में खाना खाते हो, पूरे दिन बात यही चलती है। और फिर एक टाइम के बाद लगता है कि यार क्यों समझते क्यों नहीं है कोई। फिर ये समझाने में बहुत ही टैक्टफुली समझाया कि बेसिकली ऐसे समझाया कि पहले बोलता था कि पापा आप ये कर रहे हो, ये गलत है। अब 3 महीने बाद जब मैं समझ गया ऐसे नहीं समझाया जा सकता, तब मेथड चेंज किया। बोला पापा मेरे को ये लगता है कि ये हम लोग जो इस तरह से कर रहे हैं ना, ये जो मेथड है अपना काम करने का, अगर हम ट्राई करके 2 महीने तक उसको चेंज करके इस तरह से अगर ट्राई, आप अगर मेरे को इंडिपेंडेंस देंगे, मैं ट्राई करता हूँ, अगर रिजल्ट आया तो कंटिन्यू करेंगे। ये अच्छे से जो कम्युनिकेट करा, उसके बाद बिजनेस में ड्रास्टिक चेंज आए, डिस्प्यूट सारे खत्म हो गए और काफ़ी आगे बढ़ पाए। मतलब इसमें एक शायद मैं भी एक साल वैल्यूएडिशन अगर कर सकूं बाई चांस, जब जैसे मेरे भी जैसे जितने भी ऑफिस स्टाफ्स हैं तो मैं उनसे बात करता हूँ या फिर घर में वाइफ से बात करता हूँ तो वो आर्ग्यूमेंट हो जाता है। तो मैंने उसके लिए एक फॉर्मूला निकाला है, मैंने कहा कि ना हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, ये पहले ही बोल दो कि हम डिस्कशन कर रहे हैं, हम आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ सिर्फ बातचीत कर रहे हैं। ना तो तुझे पर्सनल लेने की जरूरत है ना मैं पर्सनल लूंगा, जैसे अभी अपन दोनों कुछ बात करेंगे, मैं अपन कह रहे हैं हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं, पहले क्लियर करो बातचीत है, 3 बार बोलो उसको, जस्ट बातचीत। अब बातचीत में एक बात और निकल के आ रही, मुझे पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए, अब आपके ब्रदर के साथ भी आए हो, ठीक है, सारे फैमिली ओन बिजनेस में ज़्यादातर, अभी कल परसों एक वीडियो देख रहा था तो शायद जमीन विवाद को लेकर 2 भाइयों में लड़ाई हो गई और बहुत बुरी तरह से मारामारी हो गई। उधर आप सिंघानिया जी के फैमिली को देखोगे, रेमंड की फैमिली में तो उनके फादर की हालत अभी ख़राब है, भले उन्होंने 27,000 करोड़ का बिजनेस बनाया हो। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी जी की हालत एकदम बिल्कुल कस्ता है, जब शादी हो रही तो दोनों भाइयों में एक फ़ोटो भी साथ में नहीं है शायद। तो जब आप फैमिली बिजनेस बनाने लगते हो और सब वैल्यूज़ आपकी, जब पैसा बहुत हावी हो जाता है तब सारी वैल्यू सिस्टम ख़राब हो जाती है। तो आप कैसे उसको मेंटेन करोगे? सबसे पहले जब जो फैमिली बिजनेस है, तो जब से हम छोटे हैं हमारे खून में बिजनेस ही दौड़ता है। तो हमने अपने घर में ऐसे ऐसे कंडीशंस देखे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखे हैं, जहां मेरे पापा, अगर पापा की पोजीशन स्टेबल है तो चाचा की नहीं थी, उन्होंने संभाला। चाचा की पोजीशन स्टेबल नहीं थी तो पापा ने संभाला। तो उससे हमने काफ़ी इंस्पिरेशन ली है। तो ये चीज़ हमने देखी हुई है कि कैसे एक भाई दूसरे भाई को संभाल सकता है। और हमें ये पता है मैं अकेला एक हूँ, लेकिन अगर मैं अपने भाई के साथ हूँ तो मैं 100 हूँ। ये माइंडसेट के साथ हमेशा चलना ज़रूरी है। और अगर देखा जाए, अगर हम स्टैटिस्टिक्स देखें, कहीं पे मैंने पढ़ा ये चीज़ कि एक इंसान जितना अपने पूरे जीवन में लाइफ टाइम अर्निंग कर सकता है, वो अपने मरने तक सिर्फ उसका 6 से 7% स्पेंड कर सकता है। 93 टू 94% वो छोड़ के जाता है अपने आगे वाले जनरेशन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, शेयर्स, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कुछ भी। तो जब यूज ही 6% हो रहा है, तो ये माइंडसेट बना के रखा है कि यार अंडरस्टैंडिंग रखो। आज पैसा है, बिजनेस है, कोई गारंटी नहीं है। आज इतना पैसा है, कल ज़्यादा भी हो सकता है, कल थोड़ा कम भी हो सकता है। मैनेज करेंगे, साथ में चलेंगे तो 2 भाई मिलकर 100 की शक्ति है। और अकेला हो जाऊंगा तो एक ही हूँ मैं। तो ये माइंडसेट लेके चलने से मेरे को लगता है कुछ दिक्कत नहीं है। और रही दूसरी बात, जैसे अगर मुकेश अंबानी के यहाँ भी ये प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा नहीं है कि कहीं नहीं भी हो सकता है। अगर हुआ भी तो भी मैं ये समझता हूँ कि मेरा भाई और मैं दोनों इतने कैपेबल है कि अगर हमने 3 साल में इतना बड़ा बिजनेस आज खड़ा किया है, तो वो भी इंडिपेंडेंटली और मैं भी इंडिपेंडेंटली एक अच्छा खासा बिजनेस अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस ऐसा है कि इमोशनली अटैच रहना चाहिए। बिजनेस अलग फ्रंट पे और अपनी वैल्यूज अलग फ्रंट पे। करेक्ट, करेक्ट, बिल्कुल सही बात बोली आपने। पर ये चीज़ समझने के लिए लोगों को पता नहीं ज़रा लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, भिमानी होजरी के अंदर मतलब आप बोलते हो कि सिस्टम पे चलता है हमारा पूरा बिजनेस, ऐसा क्या सिस्टम क्रैक किया जो हर फाउंडर अपने बिजनेस में उसको इम्प्लीमेंट कर सकता है? सर, रहे हम फैब्रिक के होलसेलर, तो अब जब सिस्टम लगाया ना, सबसे पहले मेरे को अपने कस्टमर को समझना पड़ा कि कस्टमर कौन से मीडियम में इंटरेक्ट करेगा, कस्टमर कौन से मीडियम में कंफर्टेबल है। तो हमने सबसे पहले यही क्रैक किया। हम पहले, हमारे इंडस्ट्री में मेल वगैरह नहीं चलता है। नहीं चलता अभी? आधे लोगों के आज भी नहीं चलता है क्या? आज भी नहीं चलता है। बिकॉज मेल मैं दिन में 2 बार चेक करूंगा, व्हाट्सएप में घंटे में 100 बार चेक करूंगा। तो हमने अपना कम्युनिकेशन मीडियम व्हाट्सएप पे ले आए। व्हाट्सएप पे नंबर 1, और व्हाट्सएप के अराउंड सारी सिस्टम्स बिल्ड करी। जैसे एक हमारे कस्टमर जब भी हमसे कोई भी ऑर्डर आता है, तो ऑर्डर लेने से लेके
ऑर्डर आया, उसको इंटीमेशन जाएगा एक डेडिकेटेड स्टाफ के थ्रू, उसके बाद भी पूरा प्रोसेस में एक स्टाफ गाइड थ्रू करता है जब तक उसका पेमेंट आ जाता है, और उसके बाद भी सारा फॉलोअप मार्केटिंग पूरी व्हाट्सएप पे होती है। तो नंबर 1 हमने व्हाट्सएप का बहुत इस्तेमाल करा है। नंबर 2, हमने हर एक काम के लिए एक इंसान डेलीगेट किया है, एक इंसान को 5 काम नहीं दिए हैं। इसमें स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत हुई, जैसे कैपिटल खुद का लगा हुआ है तो रिसोर्सेज बढ़ जा रहे थे, रेवेन्यू इतना नहीं बढ़ रहा था। 6 महीने दिक्कत आ रही थी देख के नंबर्स कि सैलरीज इतनी बढ़ जा रही है, रेवेन्यू तो वो स्केल पे नहीं बढ़ रहा है। तो पर हमने अपने आप को समय दिया, और वो जो 6 महीने में सब बंदे अपना काम सही से करने लगे, तब रेवेन्यू भी अपने आप स्केल अप हो गया, और आज वो 6 बंदे अपनी जगह पे इंडिस्पेंसिबल हो गए। अकाउंटेबिलिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेना सीख गए हैं। और जो तीसरा हम लोग ने जो सिस्टम्स जितने भी बनाए हैं, हमने बना के थोप नहीं दिए हैं। तो हमने डिस्कस किया कि क्या कैसे करने से आप लोग को इसको, क्योंकि इम्प्लीमेंट तो करेंगे वो, मैं बना के दूंगा, इम्प्लीमेंटेबल होंगे नहीं, तब तो कोई फायदा वो सिस्टम से काम होना नहीं है। उनसे फीडबैक लेके अपने स्टाफ के साथ बैठ के, अपने टीम मेंबर्स के साथ बैठ के, क्योंकि उनको क्या प्रॉब्लम्स होता है वो नोट डाउन करके सिस्टम्स बनाई गई है, ताकि एट द एंड ऑफ द डे सारे प्रॉब्लम्स को सोल्यूशन निकल जाए। ये 3 फैक्टर हमने माइंड में रखे हैं। एक सवाल और आ रहा जी यहाँ पे कि एक बिजनेस गट फीलिंग पे चलता है, रिलेशनशिप पे चलता है, इनोवेशन पे चलता है, सिस्टम पे चलता है, किस पे चलता है आपके हिसाब से? गट फीलिंग पे तो ऑलमोस्ट सारे एमएसएमई, सारे बिजनेसेस में गट फीलिंग बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि यहाँ पे लैक ऑफ डेटा है, रिलेशनशिप्स है, इंटरनल रिलेशनशिप्स पार्टनर्स की, वेंडर्स के साथ और अपने कस्टमर्स के साथ। क्योंकि रिलेशनशिप ऐसी चीज़ है आज के दिन में, क्योंकि इंडिया में तमिलनाडु में बैठ के बंदा बात कर रहा है बंगाल के आदमी से, जिसको उसने खाली 5 मिनट पहले यूट्यूब पे देखा है। फ़ोन पे बात करना और एक ट्रस्ट की रिलेशनशिप बिल्ड करना बहुत ज़रूरी हो गई है। ना तो वो मुझे जानता है, ना तो मैं उसको जानता हूँ, बस 5 मिनट की वीडियो पे काम हो रहा है। और ऐसा है कि ये आपने जो चारों चीज़ें बताई, ये चारों चीज़ का छोटा मोटा हर जगह ये एक प्रोपोर्शन में चलता है। कोई भी, या ना तो पूरा कोई बिजनेस गट पे चल पाएगा, ना तो कोई पूरा बिजनेस चल पाएगा पूरा 100% डेटा पे। तो ये ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं जो गट फीलिंग यूज़ नहीं करता या डेटा यूज़ नहीं करता। देयर इज अ मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग। रोनल जी, एक सेकंड जनरेशन एंटरप्रेन्योर को मेंटरशिप की कितनी ज़रूरत होती है? क्योंकि फर्स्ट जनरेशन जब एंटरप्रेन्योर आपके फादर या चाचा जब होंगे, तब शायद ही उन्होंने किसी से मेंटरशिप ली होगी, मुझे ऐसा लगता है, गलत भी हो सकता हूँ, बट आप बताइए कितना सच्चाई है इसमें? फॉर एग्जाम्पल, कोई भी एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री में किसी तरह का मशीन लगा हुआ है, वो मशीन को हर 6 महीने मेंटेनेंस का बंदा बुला के लाखों रुपए खर्च करके मेंटेनेंस का उसको मेंटेन किया जाता है, ताकि वो प्रोडक्शन ऑप्टिमम दे पाए। लेकिन क्या एक इंसान कभी ये सोचता है कि एक फाउंडर होने के नाते क्या आप अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो हर महीने हर साल, अब नए टेक्नोलॉजीज से, नए आइडियाज से? तो इसीलिए मैं ये सोचता हूँ कि मेंटरशिप बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो हम पढ़ाई करते हैं इन एनी कोर्स, बी इट चार्टर्ड अकाउंटेंसी, बी इट एमबीए, बी इट इकोनॉमिक्स में कोई कोर्स हुआ, वो सब जो नॉलेज है, काफ़ी हम लोग बड़े एमएनसीज के बारे में पढ़ते हैं। जो केस स्टडीज पढ़ते हैं वो हम पढ़ेंगे मैकडॉनल्ड्स के बारे में, वो हम पढ़ेंगे रिलायंस के बारे में, टाटा के बारे में। बट ग्राउंड लेवल पे जो बिजनेस है उसकी स्टोरी पूरी अलग है। तो बिजनेस कोचिंग आज आज के अगर दिन में बताऊं, आप ये सब नाम सुने होंगे आपने। मैंने बिजनेस कोचिंग ली है नंबर 1 राहुल जैन से, जो दिल्ली में है। नंबर 2 केवल किशन, वो भी दिल्ली बेस्ड है। अभी हमारे बिजनेस में क्रेडिट क्रेडिट पे होता है काफ़ी काम। पेमेंट रिकवरी की ट्रेनिंग मैंने ली है रशनीक सिंह जी सर से, जो भी दिल्ली बेस्ड है। और अभी मैं एक 3 महीने पहले स्नेह देसाई से बिजनेस की ट्रेनिंग लेके आया हूँ, जो कि बॉम्बे में। इससे बिजनेस को मैं, मेरे को लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूँ एकदम सही कर रहा हूँ। पर ऐसे 4 दिन के ये एक्सपेंसिव सेशंस होते हैं, क्योंकि इनके पास कंटेंट है, मजबूत वाला कंटेंट है, फ्री में कोई कुछ नहीं देता। ये जो कंटेंट देते हैं उसमें मेरे एक ही माइंडसेट है, अगर एक बंदे को मैंने इतना पैसा दे के कोई एक भी चीज सीख के इम्प्लीमेंट कर दी, तो मेरा तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होना है। तो और सीखना, बहुत लोग ये सोचते हैं अरे मैं धंधा कर रहा हूँ, मेरे धंधे के बारे में कोई बाहर का आदमी आके मेरे को क्या सिखा जाएगा? पर ऐसा होता नहीं है। पर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें ही सही नहीं है। बेसिक चीज़ें को ही, फाउंडेशन ही सही बनाना है।
फाउंडेशन बनाना सीखना ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए बिजनेस कोचिंग बहुत ज़रूरी है। ये कितना अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है ये पूरा अभी होजरी का? सर, ये इतना अनस्ट्रक्चर्ड मार्केट है कि आज के दिन सबसे बड़ा इंडिया में जो एशिया में हब है वो कोलकाता में है। कोलकाता में ये भी? हाँ, सबसे बड़ा जो हब है एशिया में पूरे, वो कोलकाता में है, जो गारमेंट मैन्युफैक्चर होते हैं और फैब्रिक सेल होता है, पर किसी के पास कोई डेटा नहीं है। आज के दिन भी बड़े बड़े कंपनीज कोई डेटा मेंटेन नहीं करते, हाथ से लिखे हुए बिल आते हैं वो दिए जाते हैं। तो लैक ऑफ डेटा के कारण अनऑर्गेनाइज बहुत है, नंबर 1। नंबर 2, और जितने बिजनेसेस को मैं जानता हूँ 80% ऑफ देम इन एंड अराउंड ईस्ट इंडिया 1% डिपेंडेंट बिजनेसेस है, कि अगर वो आदमी एक हफ्ता ऑफिस नहीं आया तो उसके उस एक हफ्ते के रेवेन्यू पे ही इफेक्ट दिख जाएगा। तो ये अनस्ट्रक्चर्ड है। और नंबर 3, ये जो होलसेल या इस तरह का धंधा है उसमें भी और एक तरह से अनस्ट्रक्चर्ड अब इसलिए बोल सकते हो क्योंकि इसमें कोई डिमांड सप्लाई का कोई पैटर्न फोरकास्ट कुछ नहीं रहता। ये सोलली चलता है आज के दिन कौन से ब्रांड को अपना प्रमोशन करना है, वो आज टी शर्ट बनवाएगी। आज के दिन अगर ये फुटबॉल टूर्नामेंट होना है तो आज उसकी जर्सी बनेगी। ये स्कूल में इस साल यूनिफॉर्म चेंज होना है तो इस साल नया यूनिफॉर्म बनेगा। इसका कोई ये प्री प्लानिंग कुछ नहीं होता है। फोन आएगा, बात करनी है, और ऐसे ऑर्डर चलेगा। हाँ बिल्कुल। तो ऐसे 2 महीना 3 महीने इन एडवांस प्लान करने वाले काफ़ी खाली बड़े ब्रांड्स हैं, जैसे V2, वी-मार्ट, ज़ूडियो, वेस्ट साइड, ये सब स्ट्रक्चर्ड है। और इसके सिवा जितने भी आप देखते हो छोटे मोटे इंडिजिनियस ब्रांड्स हैं वो सारे अनस्ट्रक्चर्ड है। अच्छा, आपकी जर्नी में मतलब कोई कस्टमर ने सपोर्ट किया आपको? किसी कस्टमर की वजह से आपकी पूरी जर्नी में शेप मिला आपको? ऐसे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिसने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो इसमें सबसे बड़ा रोल रहा है 2-3 कस्टमर्स का। मेरे 2-3 कस्टमर्स ऐसे हैं जो सप्लाई करते हैं वैल्यू चेन रिटेल को, जहाँ पे मास मार्केट को केटर करने, जैसे V2 रिटेल हो गया, वी-मार्ट हो गया, इस तरह के इनको सप्लाई करते हैं बना के, जो स्टोर्स में मिलते हैं गारमेंट। तो उन्होंने काफ़ी सपोर्ट करा है क्योंकि उनके जो क्वांटिटी ऑर्डर्स आते हैं उसमें हमें बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम कुछ नया बना के सीखें, और जब उनको प्रोडक्ट चला जाए तो मार्केट में हम लोग वही सेम इंट्रोड्यूस करके आगे निकाल पाए। नंबर 2, लोकल कैलकाटा के इंडिजिनियस ब्रांड्स है, जैसे कि स्पोर्ट्स वेयर का एक ब्रांड है जिसका जो ISL में 3 टीम का स्पॉन्सर है, ट्रैक ओनली बोल के, ईस्ट इंडिया में काफ़ी फेमस है। उन्होंने हमें हमेशा फ्री हैंड दिया है कि आप जाओ, आप आप अपनी ब्रांड समझो इसको, आप मेरे ब्रांड में जो आपको मालूम है क्या रेपुटेशन है, उस हिसाब का कपड़ा मेरे लिए आप ढूंढ के लाओ, मेरे को दिखाओ, मैं आपको हमेशा अप्रूवल देता जाऊंगा। आप हमें ओपन ऑर्डर्स आते हैं इनके, अच्छा फैब्रिक मिला आप मेरे लिए ला के मेरे को भेजते रहो। तो इन ब्रांड्स का इतना सपोर्ट मिला, इन नामों के साथ जुड़ने से हमें जो ग्रोथ मिली है वो तो स्टोरी एकदम अलग ही कहानी है पूरी। इस बिजनेस के अंदर ऐसा माना जाता है कि मतलब नेटवर्किंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन स्किल्स। बिल्कुल, ये नेटवर्किंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के दिन आप देखो, जब तक मेरे को कोई पहचानेगा नहीं तब तक वो मेरे से काम नहीं करेगा। विद इन द 7 seconds ऑफ व्हेन यू सी अ पर्सन, यू मेक अ डिसीजन वेदर यू वांट टू वर्क विथ हिम और नॉट। तो ये नेटवर्किंग करना बहुत ज़रूरी है। और जैसे नेटवर्क कैसे बन रहा है, आज मैं कोई अच्छी ब्रांड के साथ काम कर रहा हूँ तो 3 दूसरी ब्रांड मेरे साथ काम करने के लिए रेडी खड़ी है। तो नेटवर्किंग होती है इस लेवल पे। और हमने स्विगी वाले बंदों ने पहनी है ऑरेंज टी शर्ट, जोमेटो वाले बंदों ने पहनी है रेड टी शर्ट, ब्लिंकिट वाले बंदों ने पहनी है ग्रीन टी शर्ट। अगर कोई आप देखोगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो जो कंपनी का होगा उस कलर की टी शर्ट्स पहनते हैं। ये सारा ईस्ट इंडिया में जितना फैब्रिक की सप्लाई है 90% हमारे थ्रू चैनलाइज होती है। तो ये सारा प्रमोशन बड़ी कंपनीज हो, छोटी कंपनीज हो, जिसके 10 एम्प्लॉय हो वो भी, और जिसके 10,000 एम्प्लॉय हो वो भी, अब एडवर्टाइजिंग कहाँ कर रहा है? टी शर्ट्स पे। तो हम आज अगर जो वेंडर अंबुजा के लिए बना के दे रहा है, अंबुजा सीमेंट के लिए टी शर्ट्स, अगर उसका नेटवर्क स्ट्रांग है तो वो जाके दूसरे कोई बड़ी कंपनी को ऑर्डर लाएगा, उसको मालूम है फैब्रिक तो यहाँ अच्छा मिल ही जाना है, तो आ जाता है। तो हमने नेटवर्किंग खुद भी करा है और अपने कस्टमर्स को भी बहुत हेल्प किया कि वो भी नेटवर्किंग कर पाए। तो रौनक जी, मतलब आज कोई अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, यंग एंटरप्रेन्योर, तो मेरे हिसाब से आपकी सलाह बहुत मैटर करेगी।
तो क्या आप उनको एक इम्पोर्टेंट सलाह दोगे कि कैसे स्टार्ट करना चाहिए, क्यों स्टार्ट करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए? ऐसा मैं ये कहना चाहूँगा स्पेशली फैमिली बिजनेस के बारे में, कि अगर कोई फैमिली बिजनेस में आता है तो सबसे पहले ये माइंड में रखना चाहिए कि अगर वो बिजनेस स्केलेबल हो तभी ज्वाइन करे, वरना कोई दूसरा ऑप्शन ढूंढे। नंबर 2 ये है कि अपने फादर या अपने फैमिली बिजनेस में जो भी इन्वॉल्व हो उनके साथ रिलेशनशिप स्पॉइल करके बिजनेस को बढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। राहुल जैन ने एक चीज बहुत ही बेहतरीन सिखाई है, अगर आपके पापा 100 आपको लग रहा है 100% गलत है डिसीजन लेने में, जहां पे नुकसान लगेगा 10 लाख रुपए का, लेकिन आप उनको अपने अच्छे तरीके से नहीं समझा पा रहे हो, झगड़ा मत करो, डिस्प्यूट मत करो, और 10 लाख का नुकसान लगने दो। वो 10 लाख का नुकसान जो है ना, वो आप सहन कर लोगे, लेकिन वो बचाने के चक्कर में जो पापा के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगा ना, वो सहन नहीं कर पाओगे। तो जिसमें वो पेशेंस है कि घर वालों के साथ कोलैबोरेट करे, कोऑपरेट करे, वो ही फैमिली बिजनेस में है। जिनका ऑलरेडी फादर के साथ ऐसा कोई मतलब नहीं बनता, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उस केस में। और मैं कोई भी यंग जनरेशन एंटरप्रेन्योर जो एक एस्टैब्लिश फैमिली बिजनेस में है, सबसे पहली बात उस पर बैगेज रहता है कि मेरे पापा ने इतना नाम कमाया है, उसको कैरी फॉरवर्ड करने का। एक स्टार्टअप जब शुरू होता है खोने के लिए कुछ नहीं है, एक फैमिली बिजनेस जब शुरू होता है खोने के लिए बहुत कुछ है। आज अगर मेरी कोई गलत डिसीजन के वजह से मेरी पूरी फैमिली सफ़र करे, तो वैसा डिसीजन मुझे नहीं लेना चाहिए। मैं हर एक यंग एंटरप्रेन्योर को ये बताना चाहूँगा कि आप शुरू करें, अब फैमिली बिजनेस में ज़रूर आएँ, क्योंकि इंडिया में एमएसएमई जितना कंट्रीब्यूट कर रही है इकोनॉमी में, शायद उतना स्टार्टअप्स नहीं भी करते होंगे। तो ये आप इकोनॉमी के बढ़ने का एक कारण बने, लेकिन उसके लिए भी बिजनेस कोचिंग जैसे कोई ऐसे रूट्स हैं कि जहाँ किसी से कुछ सीखे, ताकि इम्प्लीमेंट करना आसान हो, स्केल अप करना आसान हो। 13 करोड़ से भी ज़्यादा व्यापारी है एमएसएमई के नाम पे बिल्कुल, इंडिया के अंदर बिल्कुल, आज। बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट रहता है एमएसएमई को? सर गवर्नमेंट का अभी ये लोग बोलते हैं कि कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। मैं यही कहूँगा, बी अ गुड टैक्स पेइंग सिटीजन। अगर आप अपना समय पे टैक्स पे कर रहे हैं, पूरा टैक्स पे कर रहे हैं, ढंग से सारा कुछ काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट का 100% सपोर्ट है। आज के दिन सीजीटी एमएससी स्कीम के अंडर गवर्नमेंट अप्रोक्सीमेटली आपका जितना टर्नओवर है बुक्स पे, उसका 20% आपको सीसी लिमिट देती है, अनसिक्योर्ड, बिना कोई मॉर्गेज किए हुए, बिना खाली आपके नंबर्स को देख के। आधे से ज़्यादा बिजनेसेस का इंडिया में नंबर्स ही सही नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस कारण से वो गवर्नमेंट का बेनिफिट नहीं उठा सकते। अगर आप स्टार्टअप है या कोई भी, अगर आपने अपने आप को स्टार्टअप पर रजिस्टर किया हुआ है, तो टैक्स एग्जम्पशन बेनिफिट भी है। और अगर आप एमएसएमई हैं, तो अभी गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हैं जिसके कारण ईयर एंड के टुवर्ड्स 45 डेज में पेमेंट आ जाना चाहिए। तो क्रेडिट भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर दिया गवर्नमेंट के रूल्स ने। इंसान गवर्नमेंट की नोटिस से डर के आज मेरे को पेमेंट कर दे रहा है, टाइम पे कर देता है, जो इंसान आज से 3 साल पहले अपने मन मर्जी से पेमेंट करता था। तो गवर्नमेंट का काफ़ी सपोर्ट रहा है। बात यह है, इंसान को ये समझना पड़ेगा कि वो कोई गवर्नमेंट को सिखाने नहीं आएगी। आप आपने खुद ने जाना है ऑनलाइन, या कोई एजेंसी हायर करनी है जो आपको गाइड करे, या तो खुद ऑनलाइन जा जाके आपको सीखना पड़ेगा ये सारा कुछ। तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से तो वैसे तो आपने अच्छा बिजनेस बना लिया है, तो इस पॉडकास्ट के माध्यम से आप किसको थैंक यू बोलना चाहोगे अपने पूरे करियर के अंदर? सबसे पहले मैं अपने फैमिली में सबको, मैंने स्पेशली अपनी वाइफ को, क्योंकि उसने जो सपोर्ट दिया है, क्योंकि बिजनेस बनाना आसान नहीं है, समय लगता है, और वाइफ को सब हस्बैंड से एक ही चीज़ चाहिए, समय। वो मैं उसको ठीक से दे नहीं पाता। तो सबसे पहले मैं अपने वाइफ को थैंक यू कहूँगा, और अपने फैमिली मेम्बर्स को, जो आज के दिन मेरा जिस भी तरह का माइंडसेट हो, मूड हो, कभी भी वो समझ जाते हैं कि टेम्पररी है, उस समझ के उसको उस आंख बंद कर लेते हैं उस समय तक जब तक मूड सही नहीं रहता। क्योंकि बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, जो सपोर्ट मिलता है आज के दिन में कुछ नुकसान भी हो जाए, मेरे पापा और मेरे चाचा का हाथ हमेशा मेरे कंधे पे रहता है। ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं, बिजनेस है, ये होता रहेगा। तो इस तरह का जो सपोर्ट मिलता है, सबसे बड़ा मैं क्रेडिट उनको देना चाहूँगा। सेकंड, मेरी टीम, फेस ऑफ द बिजनेस चाहे मैं हूँगा, लेकिन आज जैसे इंडिया में डिफेंस मिनिस्टर मिस्टर राजनाथ सिंह है, लेकिन जब वॉर होता है, लड़ने तो जाता है एक सैनिक, एक आर्मी वाले,
तो मैं हूँ डिफेंस मिनिस्टर, ऑन द बॉर्डर खड़ी है मेरी पूरी टीम। आज जो भी डिस्प्यूट है या कोई अर्जेंसी हो कस्टमर की या कुछ चाहिए, मैं तो हैंडल नहीं कर पाता हूँ इतना सारा, वो खड़े हैं वॉर फुटिंग पे, वो हमेशा जंग लड़ रहे हैं सुबह से रात तक, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक, और रोज। तो मैं उनका बहुत 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 मतलब इंडेटेड हूँ उनके तरफ, मेरे एम्प्लॉयज़ की तरफ। और कस्टमर्स मैं भूल नहीं सकता, सप्लायर्स और कस्टमर्स को उनका जो सपोर्ट मिला है, उनका जो ट्रस्ट मिला है हम लोग को ओवर द इयर्स। ऑब्वियसली गुडविल है, पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है, तभी हमारे वेंडर्स हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और कस्टमर ये जानता है कि अगर कलकत्ता में कोई बंदा ऐसा है जो तुरंत जवाब देगा, वो भिमानी होजरी है, तभी वो भी हमें इतना सपोर्ट करता है। और ऑनेस्टली हम लोग इस तरह का बंदे हैं कि हम अगर कोई काम हमसे ठीक से नहीं भी होता है, हमें रात को नींद नहीं आती है। तो बेसिकली फैमिली में हमारी टीम, हमारे वेंडर्स और हमारे कस्टमर, ये 4 मेन पिलर्स है हमारे सक्सेस के। बहुत बढ़िया सर। कुछ रैपिड फायर के 3-4 क्वेश्चन है। लेगेसी या स्टार्टअप कौन सा ज़्यादा कठिन है? लेगेसी। वीसी या फैमिली बिजनेस कौन सा ज़्यादा सस्टेनेबल है? फैमिली बिजनेस। फॉर्मल एजुकेशन ज़रूरी है एक लेगेसी बिजनेस के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं। कोई बिजनेस का पुराना रूल जो आज भी बिजनेस के अंदर कारगर साबित होता है? अपना पैर उतने ही फैलाओ जितने तक तुम्हारी चद्दर जाती है, वो सबसे बड़ा रूल है। आज मेरे पास 10 रुपए हैं, मैं 1 करोड़ की डील करके नहीं आ सकता। जो इंसान ये बात समझ गया, वो बिजनेस में सक्सेसफुल हो जाएगा। जो रिस्क के पीछे बैकिंग में कोई एसेट नहीं है, और रिस्क लेना वर्थवाइल नहीं है। बहुत बढ़िया। थैंक यू रोना जी थैंक यू सो फॉर मच। कमिंग इन दिस पॉडकास्ट। थैंक यू। और बहुत इंस्पायरिंग वीडियो फ्रॉम योर साइड एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आप और बड़ा बिजनेस करें, एक बार पॉडकास्ट में फिर से आए। थैंक यू थैंक यू सो मच सर। बहुत ज़्यादा सर।